क्वेश्चन नंबर 23। देखो, 22 तक तो अपना हो गया था। 23 देखो। बैग वन कंटेन्स 3 गोल्ड कॉइन्स, 4 सिल्वर कॉइन्स। ठीक है। बैग वन के पास क्या है? 3 गोल्ड कॉइन, 4 सिल्वर कॉइन। तो बैग वन में टोटल कितना कॉइन हो गया? 7। बैग टू में क्या है? 4 गोल्ड कॉइन, 3 सिल्वर कॉइन। तो बैग टू में भी टोटल कितना हो गया? 7 कॉइन्स। ठीक है। सवाल क्या है? इफ ए कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द टू बैग्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ गोल्ड कॉइन? तो इसका अगर अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो पहले ये समझो। पहले आप बैग सिलेक्ट करोगे। समझ में आया? सबसे पहले आप क्या करोगे? बैग को सिलेक्ट करोगे। दो बैग आपके पास है, तो दो बैग में समझ लो बैग वन का अगर हम लोग बात करें तो बैग वन का सिलेक्शन का तरीका क्या हो गया? 1/2। बैग वन को अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसका तरीका कितना हो सकता है? 1/2 हो सकता है। अब बैग वन में से आप निकालोगे गोल्ड कॉइन। गोल्ड ही तो निकालना है ना, गोल्ड कॉइन। तो बैग वन में से अगर आप गोल्ड निकालते हो तो गोल्ड निकालने का तरीका कितना हो गया? 3/7। आया बात समझ में? दूसरा केस क्या बनेगा? और और है ना। अब दूसरा बैग भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दूसरा बैग सिलेक्ट करने का तरीका भी क्या हो गया? 1/2। दूसरा बैग में से भी आप क्या निकालने वाले हो? गोल्ड कॉइन निकालोगे। तो इंटू 4/7। तो क्या हो जाएगा? 3/14 प्लस 4/14। तो ये हो जाएगा 7/14। तो ये आ गया 1/2। आया बात समझ में? कोई दिक्कत इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 24 पे आपको क्या दिया हुआ है? द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए स्टूडेंट गेटिंग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास एट एन एग्जामिनेशन आर 1/10, 3/5 एंड 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही फेल्स। तो एक चीज समझो, फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो, थर्ड क्लास हो, इंसान पास तो हो ही रहा है। ठीक है ना, इंसान पास तो हो ही रहा है। तो ए बी सी के रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 1/4। ये सारा पास होने का प्रोबेबिलिटीज है। क्लियर एचेस? ठीक है। अब एक चीज बताता है, पी ऑफ ए यूनियन बी क्या हुआ करता था? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आप निकालते हो, इसका फॉर्मूला बनता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। मतलब ये तीन इवेंट्स के लिए हो गया ये फॉर्मूला। क्लियर? अब एक चीज देखो, किसी इंसान को अगर फर्स्ट क्लास मिला है तो एट ए टाइम उसको सेकंड क्लास नहीं मिल सकता। किसी को सेकंड मिला तो उसको फर्स्ट नहीं मिल सकता। किसी को सेकंड मिला तो उसको थर्ड नहीं मिल सकता। किसी को थर्ड मिला तो उसको फर्स्ट नहीं मिल सकता। तो ए बी सी तीनों एक दूसरे पे क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई कॉमन टर्म नहीं है। ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर हम लोग बात करें, गेटिंग ए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, मतलब पास होने का प्रोबेबिलिटीज क्या बन रहा है? पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पास होने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है? इन तीनों को ऐड कर दो। ए की जगह 1/10, बी की जगह 3/5 और सी की जगह 1/4। और बाकी जितना वहां पे सब क्या होगा? जीरो। बिकॉज सब पे इंटरसेक्शन है। सिंस इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, आप सीधा बोल सकते हो ए, सिंस ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0 0 0। तो इतना ही बचेगा तुम्हारे पास। तो अब इनका अगर तुम एलसीएम लेता है, 10, 5 और 4 का एलसीएम कर लेगा, क्या आएगा? 20। 10 कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। 5 कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। तो 4 3 जा 12। 4 हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो 12 + 5 17, 17 + 2 कितना हो गया? 19। 19/20 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग पास, मतलब पास हो रहा है बच्चा। फर्स्ट क्लास मिलो, सेकंड क्लास मिलो, थर्ड क्लास मिलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पास हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जो सिनेरियो पूरा हम निकाला है ए बी सी का, ये पास होने का प्रोबेबिलिटी है। तो अगर मेरे को फेल होने का प्रोबेबिलिटी निकालना होता तो हम क्या करता? ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या निकालता? कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया फेल होने का। अब हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू व्हाट? 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख सकते हैं, तो 1 - P ऑफ A यूनियन B यूनियन C कर सकते हैं। तो 1 - 19/20 कितना हो जाएगा? दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर था? कोई दिक्कत? एक्सरसाइज खत्म। एक क्वेश्चन करते हैं अपन एग्जांपल 17 से, पेज नंबर 348। एग्जांपल 17। एग्जांपल 17 में आपको दिया हुआ है ए एंड बी आर टू इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जहां पे पी ऑफ ए का वैल्यू आपको देके रखा है 1/4, पी ऑफ बी का वैल्यू आपको देके रखा है 2/5, पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू देके रखा है आपको 1/2। ठीक है। सबसे पहला जो सवाल आपको पूछा, बोलते हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ये निकालना बहुत आसान है। आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी की जगह क्या लिखोगे? 1/2। ए की जगह क्या लिखोगे? 1/4। बी की जगह 2/5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2/5 माइनस 1/2। एलसीएम लोगे, क्या आएगा इस पे एलसीएम? 20। 4 5 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, तो 4 टू जा 8, 2 10 टाइम्स। तो 8 + 5 13, 13 - 10 3/20 इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये कैसे निकालोगे? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट पी ऑफ ए माइनस बी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ ए माइनस बी। अगर आप वेन डायग्राम से समझना चाहते हो तो सिचुएशन कैसा है? ये ए है, ये बी है। सोचो ये ए है और ये बी है। आपको ए माइनस बी निकालना, मतलब इतना पोर्शन आपको निकालना है। इतना पोर्शन, ए माइनस बी तो इतना ही हुआ ना। तो ए माइनस बी कैसे निकालोगे? ये पूरा का पूरा ए में से अगर आप इंटरसेक्शन वाला पोर्शन माइनस कर दो तो ए माइनस बी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी ऑफ ए, उसमें से माइनस कर दिया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी। बोलो बात समझ में आ रहा है? पी ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर? 1/4। और इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है? 3/20। तो एलसीएम लोगे क्या आएगा? 24। हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 2/20। कितना आएगा? 1/10। बोलो, टफ है क्वेश्चन? आपको खाली चीजें पता है, वेन डायग्राम्स पता है, फॉर्मूलाज पता है, सब कुछ पॉसिबल है करना। बात समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? हाँ, ये मजेदार है। जो इसका एक्चुअल लॉ बता दिया उसको मेरी तरफ से भी डेयरी मिल्क 5 रुपए वाला। ठीक है। क्या होगा इस पे? एक लॉ, एक हम लोग लॉ पढ़ा था सेट चैप्टर के यू अंदर। माइनस पी ऑफ ए। क्या बोलते थे उसको? दो इंपॉर्टेंट लॉ था, एक नहीं था, दो था। मतलब वो नाम एक ही इंसान का है, लॉ दो है। कुछ बड़ा मस्त नाम था। एक कंपनी का भी नाम भी है उसके ऊपर। मॉर्गन स्टैनली कंपनी का नाम सुना है कभी? मॉर्गन स्टैनली कंपनी का नाम से नहीं सुना है? बहुत बड़ा कंसल्टिंग फर्म है वर्ल्ड का, मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन। ठीक है। तो ये लॉ दिया है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या नाम था? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था? एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हो तो आप क्या लिख सकते हो? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर हो तो आप क्या लिख सकते हो? एन ऑफ, ये लिख सकते हैं। आपको क्या चाहिए? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। हमेशा कोशिश करो गिवन क्या है उसके रेस्पेक्ट में निकालने का। ठीक है ना? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। आप अगर यूज करते हो डी मॉर्गन्स लॉ का तो इस पे आप क्या लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट वन के बराबर है। हमको अगर पी ऑफ ए चाहिए तो हम वन माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट करेगा। हमको अगर पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो हम वन माइनस पी ऑफ ए करेगा। तो क्या हम इस पे लिख सकता हूँ वन माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? बोला ऐसे लिखने में कोई दिक्कत? तो वन माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू अभी अभी निकाला था, कितना था? 3/20। तो आंसर कितना आ जाएगा? 17/। कोई दिक्कत? चेक कर लो एक बार। क्लियर है ये तीनों क्वेश्चन इसका? एग्जाम्पल 15 एक देखो। एग्जाम्पल 15 पे आपको दिया हुआ है ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड आप ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग आइदर ए हर्ट और एन एस? तो सैंपल स्पेस तो क्लियर है, 52 ही होगा। 52C1 इज नथिंग बट 52। ठीक है, सवाल को फिर समझना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग आइदर ए हर्ट और एन एस? तो हम लोग एक ई इवेंट मानते हैं हर्ट ड्रॉ करने का। ड्रॉ मतलब ड्रॉ नहीं करना है, निकालना। ठीक है, ई इवेंट मानते हैं ड्रॉइंग ए कार्ड विच इज हर्ट, और एक एफ इवेंट मानते हैं ड्रॉइंग ए कार्ड विच इज एस। ठीक है, तो पहले तो अपन ये समझते कि भाई 52 कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, 13, 13, 13, 13, 13 कार्ड स्पेड का। 16/52 होगा ये। 13/13 हो गया तुम्हारा हार्ट। 13 हो गया तुम्हारा डायमंड। और 13 हो गया तुम्हारा क्लब। ये समझ में आता है भाई? ताश सब देखा हुआ है ना, मतलब कार्ड सब देख के रखा है तो। फिर उसके बाद एस कितना होता है? 4। किंग हो गया 4। क्वीन हो गया 4। जैक 4। और बाकी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक सब 4, 4, 4। ठीक है, सवाल क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड बीइंग आइदर ए हर्ट और एन एस? तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, आइदर ए हर्ट और एन एस? ई यूनियन एफ निकालने बोल रहा है ये लोग, ये बोल सकता है। बस आइदर और का कंडीशन आ गया, मतलब यूनियन लगा दो। ठीक है, तो यूनियन जब हम लगा रहे तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बात कर रहे हैं, हम ई को किससे रिप्रेजेंट किया है? हर्ट से रिप्रेजेंट किया है। ई को किससे रिप्रेजेंट किया? हर्ट से। हर्ट है कितना एक्चुअल में? 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 13/52। ठीक है, एफ को हम क्या रिप्रेजेंट किया? एस। एस है कितना आपके पास? 4। तो 4/52 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो गया? हर्ट और एस का कॉमन, मतलब इंटरसेक्शन। इनके बीच में कॉमन कितना है? एक ही कॉमन होगा ना, बिकॉज एसेस जो है एक स्पेड का भी होगा, हर्ट का भी होगा, डायमंड का भी होगा, क्लब का भी होगा। तो हमको कॉमन पार्ट किसका लेना है? हर्ट का लेना है। तो इनके बीच में एक तो कॉमन होगा ही होगा। तो यहां पे लिख दो 1/52। तो 13+4 17, 17 - 1 16, 16/52। ये चाहता तो, ये तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, देखा जाता है एकदम आसान सा क्वेश्चन है, चाहता तो एक बार में एक ही लाइन के अंदर निकाल सकता है। ठीक है, तो अब इसको अगर चलिए 4 से डिविजिबल आई थिंक 4/13। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत इसके अंदर? सर इतना कैलकुलेट किया और सर 13 तो इस वो हो गया है, कितने आठ वाले इतना कार्ड को। कैलकुलेट करने का मेरे को भी शौक नहीं है। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तुम एक लाइन में लिख के भी नहीं आ सकता है। नहीं सर, वो 10 में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे तो। वही समझा। देखो, एग्जाम में जब आप आंसर कर रहे हो, मार्क्स के रेस्पेक्ट में आंसर करो। कितना मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब वो लोग चाह रहा है कि भाई तुम हर एक चीज को डिफाइन करो। सैंपल स्पेस एक तरफ लिखो, ई इवेंट डिफाइन करो कि भाई ये हर्ट के बारे में बात कर रहा है, एफ इवेंट डिफाइन करो कि भाई ये एस के बारे में बात कर रहा है। फिर इस तरीके से आप लिखो, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। करने में तो हम एक लाइन के अंदर इसको भी कर दे, लेकिन एक लाइन के लिए हमको 3 मार्क्स कोई नहीं देगा। समझा? वैसे नहीं लिखना ये गिवन टू प्रूफ। एग्जाम्पल 18 में अपने को क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट दिया हुआ 1/4।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया 23/24, बताना है कि रिजल्ट्स आर नॉट कंसिस्टेंट। अभी कैसे बता सकते हैं, देखो ए इवेंट आपको दिया हुआ है 1/3, बी कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो इससे बी निकाल सकते हैं, 1 - 1/4 कितना हो जाएगा ये, और इसमें कोई दिक्कत। पी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ तो हम डी मॉर्गन्स लॉ का यूज कर लें, इसको ऐसे लिख दे, पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, चलेगा 23/24। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 - P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कोई दिक्कत। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 - 23/24, ये हो जाएगा 1/24। यहां तक समझ में आ रहा है। तो अगर अब हम ए यूनियन बी निकालता है, ए यूनियन बी क्या होगा, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो P ऑफ ए का वैल्यू कितना है, 1/3, बी का वैल्यू कितना है, 3/4, ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है, 1/24। एलसीएम अगर हम लेता है तो एलसीएम कितना आएगा, 24, ठीक है। तो 3 हाउ मेनी टाइम्स, 8 टाइम्स, 4 हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, 6 3 जा 18 -1, 18 + 8 कितना होता है, 18 + 8 कितना होता है, 26, 26 - 1 कितना होता है। तो एक बार ढंग से देखो तो क्या आ रहा है, 25/24, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गोइंग ग्रेटर देन 1, जो पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो हमेशा किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो सिंस P ऑफ A यूनियन B is greater than 1, therefore we can say that results are not consistent। कोई दिक्कत इसमें, चेक कर लो, क्लियर है। एग्जाम्पल 20 के अंदर आपको ये दिखाना है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन भी P ऑफ A से छोटा है, P ऑफ A यूनियन भी लेस देन P ऑफ A प्लस बी, मतलब पूरा का पूरा सिनेरियो क्रिएट करना है, जो बहुत आसान है। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, वी नो वन थिंग, क्या ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, ये ए का सबसेट होगा। ए का भी सबसेट बोलो या बी का भी सबसेट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे सिनेरियो ए के रेस्पेक्ट में क्रिएट करना है तो अपन ए लिखेंगे, बी के रेस्पेक्ट में अगर क्रिएट करना होता तो हम बी लिख देता, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, हाँ या ना, नहीं आ रहा है, गधे लोग। ए अगर 1 2 3 है, ठीक है, और सोचो बी अगर तुम्हारे पास 2 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2 3, बेसिकली प्रॉपर सबसेट हम बोल रहे हैं, बिकॉज एक एक नंबर भी हो सकता है। तो ए इंटरसेक्शन भी हमेशा ए और बी का तो क्या रहेगा, अगर हम यहां पे बात करें ए इंटरसेक्शन बी, ए का भी प्रॉपर सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी, बी का भी प्रॉपर सबसेट है, बोल सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसका प्रॉपर सबसेट है, एग्जैक्ट है, 2 और 3 दोनों आ रहा है, वो आता है, उस पे आता है, समझ लिया हम कहाँ अटक रहे तुम ठीक है। ये कहानी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब इस पे क्या है, प्रोबेबिलिटी लगा दो। तो प्रोबेबिलिटी जब अपन लगाते हैं तो वहां पे सबसेट के रेस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे, वहां पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए हम बोल सकता है, लेस, देखो हम क्या लगाया है, लेस देन इक्वल लगाया है, लेस देन क्या लगाया, इक्वल, खाली लेस देन नहीं लगाया, बिकॉज देखो एक केस हम 2 3 लिया था, यहाँ पे 1 2 3 लिया है। अगर 2 3 के रेस्पेक्ट में होता तो इक्वल हो जाता ना, कि यहाँ पे भी 2 3 और इधर भी क्या है, 2 3। आया बात समझ में, क्लियर। अब दूसरा सिनेरियो पे, ये इसको मान लो इक्वेशन 1, बिकॉज अपने को क्या 3 सिनेरियो प्रूव करना है ना, 1 2 और इधर 4 है।
4 सिनेरियो प्रूफ करना है, तो सबको मिलाना पड़ेगा। ठीक है। अब अपन ये बोल सकते हैं क्या, ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, हाँ या ना? भाई सिंपल सा बात है ना, ए पे 1 2 3 है, और ए यूनियन बी अगर हम इसको मिलाते तो भी 1 2 3 होगा। तो ए यूनियन बी का सबसेट हो सकता है, 100% हो सकता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में ये बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी? बोलो हाँ या ना। बोल सकता है। इक्वल क्यों लगा है, सिंपल सा चीज है, ए पे 1 2 3 था, यूनियन का यूनियन ए यूनियन बी करता तो भी 1 2 3 आता, इसलिए लेस देन इक्वल लगाया हुआ है। ठीक है, दो कंडीशन समझ में आ रहा है। तीसरा कंडीशन के रेस्पेक्ट में अगर अपन बात करें, तीसरा कंडीशन कुछ ऐसा हो सकता है, ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ ए प्लस बी। बोलो हाँ या ना। ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ ए प्लस बी, ये बोल सकते हैं, या ये मत लिखो। इससे अच्छा तुम एक काम करो, ये लिख दो, पी ऑफ ए यूनियन बी। इससे जानने का कोशिश करते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ये कहानी तो समझ में आता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको बहुत अच्छे से पता है कि भाई पी ऑफ ए और पी ऑफ बी को अगर हम मिलाता है, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी को अगर हम मिलाता है, तो 100% ए इंटरसेक्शन बी से तो बड़ा होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी से तो बड़ा होना पड़ेगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी से बड़ा नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है नहीं यार, हम क्या बोलना चाह रहा है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी को इससे बड़ा होना पड़ेगा। पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? इससे बड़ा होना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलो, बोल सकते हैं। तो क्या इससे अपन ये इन्फर कर सकते हैं कि P ऑफ A यूनियन B शुड बी लेस देन इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B? P ऑफ A यूनियन B का, P ऑफ A यूनियन B का जो वैल्यू होगा, वो या तो इनके, इनको सम करके इनके बराबर हो सकता है, या इनसे छोटा हो सकता है, बट बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। क्लियर? तो ये अपना एक इक्वेशन 3 आ गया। अब सोचा हम अगर ये तीनों को मिला दे, 1 2 और 3 तीनों को अगर हम मिला दे, क्या हम ये बोल सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल टू P ऑफ A लेस देन इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B लेस देन इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B? देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, सिंपल सा चीज दिमाग में रखना, एग्जाम्पल्स ले लो खुद से। एग्जाम्पल्स अगर ले लिया ना, क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा, कहीं पे भी इशू आपको नहीं आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट करते हैं। मैंने बोला था एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 11 जो प्रूव करना था अपने को, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 11 प्रूफ क्या करना था, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये प्रूफ करना था। यहां पे ऐसे लिख लो, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स। ठीक है, उसके लिए एक वेन डायग्राम बना लो। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये इतना पोर्शन, यही गलत वो लिख के रखना है। ये इतना पोर्शन क्या चीज का हो गया, ए माइनस बी का। ये इतना पोर्शन किसका हो गया,
ए इंटरसेक्शन बी का, और ये इतना पोर्शन किसका हो गया, बी माइनस ए का। और पूरा को अगर यदि हम शेड कर दे तो क्या है, ए यूनियन बी। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए माइनस बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ बी माइनस ए। बोलो ऐसे लिखने में कोई दिक्कत, तीनों को ऐड कर दिया। हमको बहुत अच्छे से पता है कि पी ऑफ ए माइनस बी जो होता है वो किसके बराबर हो सकता है, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन हटा दो। पी ऑफ बी माइनस ए जो होता है वो किसके बराबर हो सकता है, पी ऑफ बी माइनस, बोल सकता है, ठीक है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी की जगह आप क्या लिखोगे, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट है, प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और बी माइनस ए की जगह क्या लिखोगे, पी ऑफ बी माइनस, बोलो कोई दिक्कत, एक इंटरसेक्शन खत्म कर दो, चेक करो प्रूफ हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। तो यहां पे अपना कहानी खत्म होता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब जो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो आप आराम से बुक से देख लेना, वहां से नोट डाउन कर लेना। तो प्रोबेबिलिटी हो गया अब अपना समाप्त। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, लास्ट चैप्टर, दैट इज कोरिलेशन, ठीक है।